हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज से 5-6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आगाह किया था कि स्कैमर्स के द्वारा 150 रुपए भी अगर दिया जा रहा है तो आप मत लीजिएगा, वरना आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। अब उस वीडियो में मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। एक उदाहरण के तौर पर एक विक्टिम ने मुझे अपना सारा जो स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर किया था वो मैंने वहां पर डाले थे और लोगों को बताया था कि भाई ये 150 रुपए या कोई भी राशि जो कि स्कैमर से कमाई जा सकती है, ये जानते हुए भी या अनजाने में भी आपने अगर उनसे पैसे लिए हैं तो संभावनाएं होती हैं कि आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। और ये कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास सैकड़ों में लोगों ने अब तक बताया है कि किसी का 150 रुपए के लिए, किसी का 250 रुपए के लिए, किसी का 100 रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। यहाँ तक कि ऐसे भी कई सारे केसेस हैं जहां पर जो विक्टिम है, ऑलरेडी जो स्कैम में अपना पैसा खो चुका है, उसका तक बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेज में उसने स्कैमर से पैसे लिए होते हैं या किसी अर्निंग ऐप से पैसे कमाए होते हैं। अब बढ़ते हैं अहम सवाल की तरफ, वो ये है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, अब हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मैं जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूं। प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक के होम ब्रांच को अप्रोच करना है। चाहे तो आप रिटन कम्युनिकेशन करके भी उनसे मांग सकते हैं कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आपका अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो हो सकता है कि आपको कोई कम्युनिकेशन बैंक से आई ही ना हो, यानी कि हो सकता है एसएमएस ना रिसीव किया हो आपने, या हो सकता है ईमेल पे आपको ना बताया गया हो कि आपका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज किया। हालांकि कुछ बैंकें इंटीमेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। जैसे पेटीएम वगैरह में भी आप जाते हो तो वहां पे भी आपको बताया जाता है कि ड्यू टू दिस, जो भी साइबर अपराध है, कोई कंप्लेंट हुई है, उसकी वजह से आपका अकाउंट इनएक्टिव कर दिया गया है या फ्रीज कर दिया गया है। तो अगर आपको इस तरह का कोई नोटिस नहीं आया है तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई साइबर अपराध दर्ज किया जाता है आपके खिलाफ तो आपको एक 91 सीआरपीसी एंड 102 सीआरपीसी का नोटिस सर्व किया जाता है। हो सकता है ये नोटिस आप तक ना पहुंचे, लेकिन बैंक तक पहुंचता है और बैंक क्या करती है, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है और उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आपको बैंक में अपनी केवाईसी के साथ आना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ये पता चले कि आपके बैंक अकाउंट में डेबिट फ्रीज लगा है, सबसे पहले आपको बैंक पहुंचना है। बैंक में जाने के बाद बैंक मैनेजर से मिलिए, उनसे पूछिए कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया है। वहां पर क्या होता है, बैंक के जो मैनेजर होते हैं उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं आमतौर पर, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो देने से मना कर देते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि जब आप वहां जाते हैं तो आपको एक अलग निगाह से देखा जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो पूरी की पूरी कंप्लेंट कॉपी ही आपको दे देते हैं, ये लो भैया, ये साइबर कंप्लेंट की कॉपी है, इसमें विक्टिम का भी नंबर है, इसमें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का भी नंबर है, ईमेल आईडी भी है, और सारा जो भी अपराध जिस विक्टिम के साथ हुआ था, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, वो सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है जहां पर पूरी डिटेल्स नहीं मिलती हैं। तो जो डिटेल्स इनिशियल तौर पे मिलेंगी वो आपको बैंक से ही मिलेंगी, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोकल साइबर थाने में जाकर के इसको पता कर लेंगे तो ये बड़ा मुश्किल मामला है, क्योंकि आमतौर पर क्या देखा गया है कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं वो दूसरे स्टेट से हो रहे हैं। यानी कि आप दिल्ली में बैठे हैं और बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है गुजरात से, या फिर हरियाणा से, महाराष्ट्र से, केरल से, कहीं से भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि चूंकि थाना अलग है, चूंकि वो स्टेट अलग है, तो राज्य पुलिस यानी कि जो जहां भी आपका नियरेस्ट साइबर पुलिस स्टेशन होगा, वहां आप जाके क्या बोलोगे, भैया मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, जरा चेक कर लो। आपको कुछ पता तो है नहीं ना। अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया गया हो तब तो भैया आपको चेक करा सकते, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ क्यों है, कहां से हुआ है, किसने कराया है, तब तक आप साइबर थाने में जाकर के भी कुछ नहीं करवा सकते। अब दूसरा सवाल आपके दिमाग में आता है कि क्या बैंक मेरा अकाउंट नहीं अनफ्रीज कर सकती है? बिल्कुल नहीं, बैंक इस मामले में आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाली है। बैंक को चाहिए होता है एनओसी। एनओसी कौन देता है? वो साइबर थाने से आना चाहिए जिस साइबर थाने ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कराया है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बैंक मैनेजर का आपको इंफॉर्मेशन देना। तो बैंक मैनेजर आपको ईमेल आईडी या फोन नंबर दोनों दे सकता है। फोन नंबर होता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का या उस लोकल थाने का जहां पर भी वो अपराध दर्ज किया गया है। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या है? आपका अगला स्टेप ये है कि आप वहां पर कांटेक्ट करें, फोन करें या ईमेल करें, उनको बताएं कि मैंने पैसे क्यों रिसीव किए थे और क्या वजह थी ये पैसे रिसीव करने के। चाहे जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, जो भी 6-7 तरीके थे, उनमें से अगर किसी तरीके से आपने पैसा रिसीव किया है तो आपको अपनी बात वहां रखनी पड़ेगी। आपकी बात अगर वहां सुनी जाती है, यहाँ पर 2 केसेस होते हैं। पहला कि आप लिखते रहो, सामने वाला जवाब ही नहीं देता। ईमेल आईडी जो दी जाती हैं उन पर आप मेल लिखो,
कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं है। आप फोन करते रहो, आधी जगह पर ऐसा है कि वो फोन उठाते ही नहीं है, या फोन लगता ही नहीं है, या फोन नंबर ही नहीं मिलता, खाली ईमेल आईडी मिलती है। तो वैसे तो उनको रिस्पॉन्स करना चाहिए, मतलब जो प्रोसेस है उसके हिसाब से उनको रिस्पॉन्स देना चाहिए, लेकिन ज्यादातर मामले में क्या हो रहा है इस समय कि रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा। तो उस केस में आपके पास क्या पॉसिबिलिटी बचती है? वो ये बचती है कि आपको उस साइबर थाने में जाकर विजिट करना पड़ेगा, वहां जाकर के अपने एक्नॉलेजमेंट नंबर दिखानी पड़ेगी कि भैया ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस कंप्लेंट के तहत मेरा अकाउंट जो है उसको फ्रीज किया गया है, और अब आप इसमें बताइए कि क्या कार्रवाई करनी है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी एक डर का माहौल होता है, क्योंकि जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है, मान लीजिए 10-20 हज़ार रुपए के लिए फ्रीज हुआ है, उसके दिमाग में क्या आएगा? सबसे पहला सवाल यही आएगा कि अगर मैं उस साइबर थाने जाता हूं तो पुलिस मुझको अरेस्ट कर लेगी। यहां पर मैं आपको इंश्योर कर देना चाहता हूं कि 91 सीआरपीसी और 102 सीआरपीसी में अरेस्ट नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक समन होता है जिसमें आपको उनको जवाब देना है कि आपने पैसे क्यों रिसीव किए। अगर आप वाकई में अपराधी हैं तो आप बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप विक्टिम हैं, जिन्होंने इस जो भी आपको तरीके बताए थे, उन तरीकों से अगर पैसे आपने अर्जित किए हैं, तो आप वहां जा सकते हैं, आप बता सकते हैं कि भैया इस वजह से मैंने पैसे रिसीव किए थे। और फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो किस तरह से आपकी बात से कन्विंस होता है, नहीं होता है, ये सारी चीजें वहां पर जाकर के ही सॉल्व हो सकती हैं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है आपको? एक तो ट्रैवल का खर्चा उठाना पड़ेगा आपको, दूसरा आप दहशत में रहोगे, तीसरा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, आप जिससे पैसे आपके जिसमें आए हुए हैं, जिसमें आपके पैसे हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो एक ना बहुत ही ट्रबल मेकिंग सिचुएशन हो जाती है। जब आप वहां पहुंचते हो उसके बाद हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही ना मिले, वो बोल दे वो छुट्टी पे गए हुए हैं। अब आप दूसरे शहर में हो, अनजान शहर में हो, वहां किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते, आप बाहर रुके हुए हो, होटल का खर्चा कर रहे हो, ट्रैवल का खर्चा तो आपने किया ही किया है, अपना समय भी जाया कर रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद अगर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कन्विंस हो जाता है कि जो भी आपके पास प्रूफ है, जो भी आप लेके जाते हो कि देखो मैंने चैटिंग की जो भी ऐप है वो दिखाओगे आप कि देखो ये मैंने इंस्टॉल किया था, ये मैंने खेला था, ये क्रिकेट का मैच, ये लूडो का मैच, तो अगर वो कन्विंस हो जाता है तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देता हूँ, आप जो है इनोसेंट हैं। और एनओसी एक होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि फिर वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है वो एनओसी भेजता है बैंक को, ठीक है। जब तक वो एनओसी बैंक तक नहीं पहुंचती है, जो कि आपका ब्रांच कहीं और है और वो एनओसी किसी और थाने से आनी है, तब तक आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं किया जाता है। तो ये तो था प्रोसेस कि अगर दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पर संपर्क नहीं हो रहा है तो आपको वहां विजिट करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ता है, और जब वो कन्विंस हो जाते हैं तभी वो है एनओसी जो है वो बैंक को देते हैं। अब यहाँ पर एक केस ये भी हो सकता है कि वो ये कहें कि भाई विक्टिम का तो लॉस हुआ है, आप विक्टिम के पैसे दे दो, ठीक है। मान लीजिए 1,000 रुपए आपके खाते में आए थे जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, तो आपसे ऐसी भी डिमांड रखी जा सकती है कि ये 1,000 रुपए जो आपके खाते में आए थे वो अवैध हैं, साइबर अपराध द्वारा अर्जित किए गए हैं, तो इसको आप वापस कर दो ताकि हमारे विक्टिम के पैसे की रिकवरी हो जाए। तो वहां पर आपको तैयार रहना पड़ेगा। हालांकि आपने अर्निंग की है, हालांकि हो सकता है कि आप इससे ज्यादा गंवा चुके हो, आपने हो सकता है 5 लाख रुपए का बेटिंग किया हो वहां पर और आपको 10,000 रुपए आए हों, लेकिन ये 10,000 रुपए भी आपको वापस करने पड़ सकते हैं। तो ये भी आपका एक लॉस वहां जाकर के हो सकता है। तो आपको वहां सब कुछ देखिए, इसके बाद की जो कार्रवाई है ना, थाने के अंदर घुसने के बाद की कार्रवाई होती है, उसमें कोई प्रोसेस नहीं चलता। वहां पर फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ता है, मिल बांट करके ही काम करना पड़ता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स हैं कि किस किस तरह से लोगों को हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से ही केरल हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि सिर्फ और सिर्फ उतना ही अमाउंट होल्ड कीजिए जितने अमाउंट के खिलाफ में कंप्लेंट है। तो आज के वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो जो है वो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और काम की लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करना, क्योंकि अब ये बहुत आम हो गया है। सबको लगता है कि इजी मनी है, इजी मनी है। इजी मनी नहीं है। ये 150, 200, 500 रुपए जो कमाते हैं आप स्टार्टिंग में, ये आपको बहुत ज्यादा ट्रबल मेकिंग भी हो सकता है, बहुत ज्यादा परेशानियों में भी लाके खड़ा कर सकता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।